तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 अपन को दे रखा है। इसमें अपने को एक डायग्राम दे रखा है जिसमें पार्टिकल्स को ए से सी की तरफ लेके गया है और उसमें अलग अलग पाथ फॉलो कर रखे हैं। और अपन को पूछा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहेगा इस चीज़ में। तो देखो यार, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है। और जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, ना कि इस बात पर डिपेंड करती है कि पाथ क्या लिया गया है। अब क्योंकि ए और सी में जाना है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो फिक्स है। तो चाहे आप फर्स्ट से जाओ, सेकंड से जाओ, थर्ड से जाओ, वर्क डन आपका सेम रहेगा। तो इसलिए इसमें जो वर्क डन है आपका वो सेम है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो कोई टेंशन नहीं है, वर्क डन यहाँ पे सेम आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बॉल है जिसको हमने एक हाइट 10 मीटर से ड्रॉप किया गया है और उसमें लिखा है कि अगर 40% ऑफ दिस एनर्जी इज लॉस्ट ऑन कोलिजन विद द अर्थ, देन आफ्टर कोलिजन द बॉल विल रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ वॉट। देखो इसमें दे रखा है कि एनर्जी जो है ना वो 40% लूज हो गई, ठीक है। तो जब नीचे जाके टकराएगा तो किस एनर्जी से टकराएगा? हाफ एम बी स्क्वायर, जिसको तुम किसके इक्वल कर दोगे? एम जी एच से इक्वल कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो उसके पास इनिशियल एनर्जी थी तो वो एच हाइट से ड्रॉप किया गया था, तब वो एम जी एच थी। अब जब वो नीचे जाके टकराया, ठीक है, तो जैसे ही वो नीचे जाके टकराएगा उसके पास एम जी एच एनर्जी रहेगी, क्योंकि सारी पोटेंशियल एनर्जी किस पर कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ए रेजिस्टेंस तो है नहीं, बट उसमें से 40% एनर्जी लॉस्ट हो गई, ठीक है। तो वो 4 mgh/10 जो एनर्जी है वो लॉस हो गई सराउंडिंग्स में। तो बची कितनी एनर्जी? 6 mgh/10, ठीक है। तो वो जो 6 mgh/10 है वो क्या हो जाएगी आपकी? नेक्स्ट राउंड के लिए टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने लिखी है कि देखो, जैसे ही कोलिजन हुआ तो आपके पास ये एनर्जी बच गई, ठीक है, 40% तो आपको निकल गई। तो अब आपको इस एनर्जी को टोटल एनर्जी मान के सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट राउंड होगा, जब यहाँ से टकरा के वापस ऊपर जाएगा, तब भी तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, लेकिन उसके लिए तुम टोटल एनर्जी क्या यूज़ करोगे? ये वाली यूज़ करोगे। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि आफ्टर रिबाउंडिंग इट गोज अप टू हाइट एच एंड गेट्स इट वेलोसिटी जीरो। उसमें वही एनर्जी कंजर्वेशन अपन लगाएंगे। तो किस हाइट तक जाएगी? मान लेते हैं एच डैश तक गई, तो इस हाइट पर अगर जाएगी तो एनर्जी कंजर्वेशन पे यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी एच डैश, उसको किससे इक्वल कर देना है? 6 mgh से, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या था? सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी जो कि ये थी, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो मान रखी थी। तो यहाँ से जब मैंने इसको सॉल्व किया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करी, तो मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें सवाल है वो बोलता है कि एक बुलेट है जिसकी मास पी दे रखी है, उसको क्यू वेलोसिटी से फायर किया गया है और वो किस बॉडी में जाके घुस गई? एक आर मास की बॉडी में जाके घुस गई, ठीक है। अब पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी सिस्टम की। बहुत सिंपल सा है। देखो, जब भी इसमें कोलिजन हो रहा होगा, ठीक है, तो मोमेंटम तो कंजर्व लगाना पड़ेगा। अब कई लोग पूछेंगे मोमेंटम कैसे कंजर्व भैया? तो देखो आपके पास ये पी क्यू है, ये पी है, क्यू से बढ़ रही है, और ये एक आर है। अब इस पे जाके एम्बेडेड हो गई, तो इन लोग साथ में चल रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम में आप मुझे एक चीज़ बताओ, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स थी क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं थी। देख लो, जो आपस में इन लोग टकराव में फोर्सेज लगेगी, जो इनमें फोर्सेज लग रही होगी वो इंटरनल फोर्सेज होगी, उनका तो समेशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है। तो बस मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाई और मुझे यहाँ पे आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के जो मेरा आंसर आया दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्पीयर है जिसमें मास आपको एम दे रखी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और कोलाइड कर जाता है दूसरे स्टेशनरी स्पीयर से जिसकी सेम मास है। और ये पूछ रहा है कि कोलिजन के बाद रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू स्पीयर्स क्या होगी अगर उनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो देखो, कोलिजन हो रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्सेज यहाँ पे जीरो है, तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। सिचुएशन मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दी है। मान लो पहले वी वेलोसिटी से आ रहा था, फिर वी1 और वी2 से जा रहा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से सिंपल सी चीज़ जो आई है वो ये आई कि एम वी इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन से मैंने यहाँ पे वी सेपरेशन अपन वी अप्रोच लिखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वी सेपरेशन क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी और सेपरेशन कितनी आएगी? v2 माइनस वी1, ठीक है। कैसे लिखते हैं? रिलेटिव देखो, ये V2 है, अब एक पे बैठ जाओ और उल्टा कर दो, तो V2 माइनस वी वन। आप इस पे बैठ के इसको देखो, जो आपको रिलेटिव स्पीड दिखेगी वही आपकी
हीट ऑफ सेपरेशन हो जाएगी। और जब ये पास वाला था तो ये तो रेस्ट भी था, तो अगर मैं इस पर बैठ के इसको देखूंगा तो ये मेरे को वी से आता हुआ दिखेगा, तो नीचे मैंने वी पे लिख दिया, तो एक इक्वेशन ये बन गई। फिर कुछ नहीं किया मैंने, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड किया और आगे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से आराम से देखो चीज़ों को समझ जाओगे। तो आपका जो वी टू अपॉन वी वन का ऑप्शन आएगा दैट वुड बी ई प्लस वन अपॉन वन माइनस ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि इफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज एन टाइम्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज अबाउट हाउ मच टाइम। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो एक फॉर्मूला है जो कि कोई भी पॉइंट मास के लिए वैलिड है, वो होता है पी स्क्वायर अपॉन टू एम। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर मोमेंटम को एन टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब पी डैश मान लो वो कितना हो गया, एन टाइम्स हो गया ओरिजिनल पी का, तो के ई डैश कितना हो जाएगा, पी डैश का स्क्वायर अपॉन टू एम। ठीक है, मास को तो चेंज नहीं किया, मोमेंटम बढ़ाया, तो मास ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसा हो जाएगा, जो दूसरी काइनेटिक एनर्जी है दैट वुड बी एन स्क्वायर पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पी डैश आपका एन पी था, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन टू एम तो पहला वाला के ही था और ये एन स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये कितनी बार इंक्रीज हुआ, एन स्क्वायर टाइम्स हो गया ओरिजिनल का, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अ मेटल बॉल डज नॉट रिबाउंड व्हेन स्ट्रक ऑन अ वॉल। ठीक है, whereas a rubber ball of same mass when thrown with the same velocity on the wall rebounds. From this it is inferred that, देखो सिंपल सी बात है, मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं देखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये यहाँ पे आई टकराई और यहाँ से निकल गई, तो आपको यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देखोगे तो वेक्टर देखना पड़ता है आपको, और वेक्टर देखोगे तो डायरेक्शन भी लिखनी होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने भैया ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली और नीचे वाली नेगेटिव मान ली। ठीक है, अब जब मेटल बॉल की बात करूँ तो मेटल बॉल तो स्टक हो गई, तो उसका फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही थी, तो माइनस एम वी। वो माइनस एम वी मैंने कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर दिया, और ये माइनस तो किसका है, ये वाला माइनस साइन का माइनस है, तो एम वी आ गया इसका। ऐसे मैंने रबर बॉल के लिए किया, रबर बॉल में क्या हुआ, वो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हो गई, जब रिबाउंड होगी तो ऊपर की तरफ होगा प्लस एम वी हो जाएगा, और नीचे की तरफ था इनिशियल वो माइनस एम वी, तो मैंने इनको पुट्स कर दिया और साइंस से मैंने लगा दिए, तो ये टू एम वी आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वेलोसिटी तो दोनों के लिए सेम थी। ठीक है, अब जब ये नीचे टकराएंगे तो ये सेम ही वेलोसिटी से टकरा रहे होंगे ना, क्योंकि भैया सेम हाइट से ड्रॉप किया इनको, तो ऑब्वियस सी बात है जब स्ट्राइक कर रहे हो तो उनकी वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा ना, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो रबर बॉल है उसका चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है मेटल बॉल से, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अपना टू सॉलिड बॉल्स ऑफ रबर ए एंड बी। ठीक है, उसकी मास से दे रखी है आपको 200 ग्राम और 400 ग्राम रिस्पेक्टिवली, और ये दिख रहा है कि म्यूचुअली इन अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, मतलब अगर एक सामने आ रही है तो एक ऐसे आ रही है, और वेलोसिटी दे दी एक ही ये है। ठीक है, और लिखा है बोथ द बॉल्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन देन द वेलोसिटी ऑफ बी। तो सिंपल सा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम इज जीरो ड्यूरिंग द कोलिजन, तो बस मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाई है यहाँ पे और कुछ नहीं किया। ठीक है, बाद में जीरो गया, इनिशियल सी थी और ये लगा दिया, डायरेक्शन का मैंने ध्यान रखा, मैंने सॉल्व किया, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो -0.15। अब कईयों को कन्फ्यूज होगा कि 0.15 बोले या -0.15 बोले। देखो जब भी ये माइनस और प्लस आ जाता है ना, तो उस केस में क्या करो, हमेशा साइन कन्वेंशन फॉलो करो। अगर मैं इसको प्लस मान रहा हूँ, ये अगर +0.3 है, तो आप इस वेक्टर को क्या डायरेक्शन बोलोगे, क्योंकि अपोजिट में है तो आप इसके लिए माइनस यूज़ करोगे ना, तो बस वही चीज़ यहाँ पे करिए। यहाँ पे जो V1 है वो कितना आ गया आपका, -0.15। डायरेक्शन का ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि हमें ग्राफ बनाना है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और 1/p मतलब मोमेंटम का। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, रूट काइनेटिक एनर्जी को आप मान लो y और 1/p को मान लो आप x, तो मैंने वो यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अपन को पता है डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, अब अगर देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो p इज इक्वल्स टू √2m के ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रूट के ई को तो y मान लिया, तो इसको मैं y में डाल दूंगा रूट के ई को, और 1/p को x बोला है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, तो इसकी जगह मैं 1/x डाल दूंगा, तो 1/x डाल दिया, √2m का √2m रन दिया, और रूट ई की जगह मैंने y डाल दिया।
अब मैं इसको देखूंगा तो ये एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की इक्वेशन बन गई, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी यू एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम की आपको कंडीशन बतानी चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स होता है जीरो, ठीक है। तो देखो इसमें तो कहीं भी नहीं है, इसमें तो कहीं नहीं, इन दो में है। और जो डबल डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो किस में है, वो इसी में होगा, ठीक है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे इनिशियली जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। फिर स्लोप ज़ीरो हो गया और फिर स्लोप बढ़ रहा है। तो पहले नेगेटिव, फिर ज़ीरो, फिर पॉजिटिव, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, बढ़ रहा है ना। तो इसलिए ये मिनिमम की कंडीशन आ गई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो कि एक पोटेंशियल रीजन में मूव कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अपन को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और पूछा है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ। तब देखो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अपन को पता है डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करना होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स निकाला है इसका, और उसको मैंने जीरो के इक्वेट किया और आगे मैंने कैलकुलेशन करी है। तो उससे मेरे को जो कैलकुलेशन से मेरा आंसर मिला दैट इज 0.25, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब क्या, 4 0 करना है तो डी यू बाई डी एक्स जीरो करना पड़ता है। नेक्स्ट दे रखा है एक बुलेट है मास एम का, ठीक है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, ठीक है, और वो स्ट्राइक कर जाता है एक वुडन ब्लॉक जिसकी मास है एम है, और वो ब्लॉक में एम्बेडेड हो जाता है। अब बताओ फाइनल स्पीड क्या है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे ये एम मास से आ रहा था वी स्पीड से, ये इससे टकरा जाता है और इसके अंदर घुस जाता है। तो देखो इस पूरे सिस्टम में नेट फोर्स तो जीरो है ना एक्सटर्नली, एक्स डायरेक्शन में, तो बस एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। स्टार्टिंग में एम वी थी, बाद में कंबाइन होकर वी डैश से घूम रहा होगा, तो मेरे पास वी डैश कितना आ गया, इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि एक बॉडी है दैट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, अलोन इन वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। अब देखो ड्यूरिंग द फॉल क्या हो रहा है, जब फ्री फॉल हो रहा था तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट कर रही होगी, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट कर रही होती है, तब क्या होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। तो यहाँ पे जो चीज़ कंजर्व होगी वो क्या हो जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल is lying on a horizontal table, work done in making it stand on one end will be what। देखो अब यहाँ पे हमें जो वर्क करना है ना वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आप उठा रहे हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क तो कर ही रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रही है। तो जब कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसका सेंटर ऑफ मास तो ऊपर जाएगा रॉड का। तो बेसिकली आपने तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे वर्क कर रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे आप करोगे वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब अगर मैं इस लेवल को, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसे पोटेंशियल लेवल को मैं ज़ीरो मानूँ, तो देखो पहले तो यहाँ पे था सेंटर और फिर उठ के कितना चले गया, इतना चले गया। तो देखो इतने का डिफरेंस आ गया ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे को लिखनी है तो रिजिड बॉडीज़ के लिए हम क्या करते हैं, उनके सेंटर और मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। तो देखो इनिशियली ये क्या था, जीरो पे था, और ये फिर बाद में कितना उठ गया, L/2 बढ़ गया। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करूँगा तो mg/2 माइनस जीरो करूँगा तो विच वुड बी mg/2। तो इतना वर्क मेरे को करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी टू मेक इट स्टैंड ऑन वन एंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एक बॉडी है मास m के स्लोली ऊपर ऊपर पुल करी जा रही है, एक फोर्स F लग रही है, और वो जो फोर्स F है वो हर पॉइंट पे अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री डायरेक्टेड है। सारे सरफेसेस स्मूथ है, हमें बस निकालना है कि वर्क डन कितना होगा टू परफॉर्म बाय द फोर्स। अब देखो क्योंकि इसको बहुत स्लोली स्लोली पुल्ड अप किया जा रहा है ना, तो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो तो ये है कि भैया वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि बहुत स्लोली पुल अप करा जा रहा है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ नहीं रहा है। ध्यान देना, क्योंकि स्लोली स्लोली उठा रहा हूँ तो वेलोसिटी एकदम जीरो है, वेलोसिटी एकदम जीरो है, तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ला नहीं रहा, मतलब मैं उतना ही वर्क करूँगा जितना ग्रेविटी उसको कम कर रही है। क्योंकि जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है लेकिन ग्रेविटी नीचे है, तो ग्रेविटी तो नेगेटिव वर्क डन कर रही है ना, तो मुझे उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी ताकि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ फोर्स एफ
इट इज़ मूव रियली स्लोली, ताकि वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाए। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से अपन क्या बोलते हैं कि सारी फोर्सेस का जो वर्क डन है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि बहुत स्लोली चल रहा है तो इनिशियल भी वी जीरो था, फाइनल भी वी जीरो रह रहा, तो ऑलमोस्ट हर जगह वी जीरो है, तो इसका चेंज इन काइनेटिक भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन फोर्सेस का वर्क डन आ रहा है, एक तो ग्रेविटी, एक नॉर्मल, और एक जो अपन ने फोर्स लगाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर दिया जो कि जीरो है। अब देखो नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो ही होता है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहती है टेंजेंशियल के, ठीक है। आप जा ऐसे रहे हो, नॉर्मल हमेशा ऐसे लगेगा, और परपेंडिकुलर अगर फोर्स आ गई डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन तो उनका आएगा ही नहीं, तो नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो हो गया। अब बचा ग्रेविटी का वर्क डन और इस फोर्स का वर्क डन। तो जो वर्क डन बाय फोर्स है दैट वुड बी नेगेटिव वर्क डन, और यहाँ से ऊपर जाने में वर्क डन कितना कर दिया ग्रेविटी ने? माइनस एम जी एच, उसके बाहर नेगेटिव और लगा दो, तो एम जी एच वुड बी द वर्क डन जो इस फोर्स को करना पड़ेगा ताकि इसको स्लोली 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 ऊपर लेके पहुँचा दे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स मोस्ट क्लोजली शोज द वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ एज इट मूव्स वंस अराउंड द सन इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिटल। देखो होता क्या है ना, जब भी अर्थ सन के अराउंड मूव करता है इलिप्टिकल ऑर्बिटल में, तो उसकी वेलोसिटी ना वेरी करती है पेरिफिलियन पोजीशन में और एपिफिलियन पोजीशन में। ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर ना बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि पेरिफिलियन पोजीशन क्या होती है, एपिफिलियन पोजीशन क्या होती है। लेकिन वो जो वेरिएशंस होता है ना, वो ऑलमोस्ट साइनोसॉइडल होता है। आप ग्रेविटेशन में इसको पढ़ोगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन निकल के आते हैं वो साइनोसॉइडल होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वो साइनोसॉइडल वेरिएशन आएगी। लेकिन देखो साइनोसॉइडल तो ये भी है, सी ऑप्शन भी साइनोसॉइडल है और डी भी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ग्राफ क्या है, रहेगा तो साइनोसॉइडल ग्राफ जैसा, लेकिन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब पेरिफिलियन आई या एपिफिलियन आई तो वेलोसिटीज़ के एक्सट्रीम दिखे। वो कैसे? जैसे मानो आपके पास ये आया पेरिफिलियन, ये आया एपिफिलियन, ठीक है। तो ऐसे आपको एक्सट्रीम दिखेंगे कि एक तरफ तो काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई जब पेरिफिलियन पोजीशन आई, और एक तरफ काइनेटिक एनर्जी बहुत घट गई जब एपिफिलियन कंडीशन आई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देखनी पड़ेगी, ये साइनोसॉइडल तरीके से वेरिएशन होती है। इसको और अच्छे तरीके से आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि एक बॉडी है that moves from rest with a constant acceleration. Which one of the following graph represents the variation of kinetic energy with the function x? बहुत सिंपल है, देखो कैसे करना है। यहाँ पे आपको जो चीज़ दे रखी थी वो ये थी कि एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट और रेस्ट से चल रहा है पार्टिकल, ये इसको ध्यान देखना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसको c बोल देते हैं, और एक्सेलरेशन को डी बाई डी टी भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन करी, लिमिट्स डाली मैंने टाइम के हिसाब से, तो वेलोसिटी का फंक्शन ऐसे आ गया। वेलोसिटी को स्क्वायर कर दूँ तो उसका फंक्शन ऐसा आ जाएगा, और उसमें मैं काइनेटिक एनर्जी डाल दूँ हाफ एम वी स्क्वायर तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ तो फंक्शन आ गया बहुत ईजीली, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या दे रखी थी? सी टी, तो वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, तो उससे मेरे को क्या मिल गया? टी स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया। अब इस टी स्क्वायर को मैंने यहाँ पर डाल दिया तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो बाकी तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, आराम से तुम देख लेना। क्या मैंने किया कि यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे दो इक्वेशन लिखी, एक ये, इसको वापस इंटीग्रेट किया तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। फिर टाइम को मैंने डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करके यहाँ पे पुट कर दिया, और फिर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया विच वुड बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एम सी एक्स है ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अ पार्टिकल इज मूव फ्रॉम 0,0 टू a, अंडर अ फोर्स दिस। अब देखो फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होगी, ठीक है। पाथ 1 है ओपी और पाथ 2 है ओपी क्यू, ठीक है। तो अब चाहे ओपी से जाओ चाहे आप ओ क्यू पी से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है, दैट इज ओ टू पी। तो जो W1 और W2 है ना, दोनों पाथ का सेम आएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट जितनी भी फोर्सेज होगी ना सब कंजर्वेटिव फोर्स होगी, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई, देखो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, और जो फंक्शन आराम से इंटीग्रेट हो पाता है वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है। यहाँ आप ऐसे समझो जितनी भी कांस्टेंट फोर्सेज होगी हमेशा कंजर्वेटिव होगी। तो यहाँ पे जो
अच्छा, कांस्टेंट फोर्सेस का ना मतलब ये भी होता है कि उनकी डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। अब फ्रिक्शन को ऐसे मत बोल देना कि भैया वो तो म्यू एम जी वो भी तो कांस्टेंट है, नहीं, वेक्टर भी देखना पड़ता है उसमें। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आप चेंज करोगे तो वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो कांस्टेंट फोर्स नहीं रही। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स ये है कि आप कैसे भी घुमा लो, कैसे भी पाथ में चल जाओ, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, जो कि अपन को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है कांस्टेंट कंजर्वेटिव है, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे मैटर करेगा। अब चाहे मैं ऐसे जाऊँ चाहे मैं ऐसे जाऊँ, मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है ना, इसलिए जो वर्क डन आएंगे वो सेम आएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है जिसको आपने रेस्ट पे रख रखा है, और आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने रेस्ट से छोड़ा है एक डिस्टेंस डी पे, खुद की फील्ड पे। अब यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट देखना। एक में ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, और दूसरा जो है पॉजिट्रॉन है। कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने रिलीज कर दिया उसके फील्ड से। ठीक है, एक में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, और दूसरे में पॉजिट्रॉन है। मतलब प्रोटॉन मतलब पी प्लस, पॉजिट्रॉन मतलब ई प्लस। सेम टाइम टी पे वर्क डन जो दोनों में मूव करवाने में होगा वो क्या होगा। अब देखो इसको समझते हैं। जो फोर्स लग रही होगी किसी भी फील्ड की वजह से वो क्या हो जाएगा, क्यू इन टू ई। अब देखो फोर्स तो दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि चार्जेस तो दोनों पे सेम है, तो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन देखो, जो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आएगा वो क्यू ई अपॉन एम पी आएगा, जो पॉजिट्रॉन का आएगा वो क्यू ई अपॉन एम ई आएगा, क्योंकि पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो तुम कंपेयर करोगे, तुम्हें पता है कि प्रोटॉन का मास तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉजिट्रॉन वुड बी ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ज़्यादा पोजीशन कौन ट्रैवल करेगा, ऑब्वियस ही बात है पॉजिट्रॉन ज़्यादा ट्रैवल करेगा, उस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा तो उस पर ज़्यादा वर्क डन होगा। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन आ गया। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि पॉजिट्रॉन के ज़्यादा हो रही है तो उस पर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वर्क करेगी सेम टाइम पीरियड में, इसलिए जो वर्क डन है वो ज़्यादा आएगा पॉजिट्रॉन के केस में। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट है एक बॉल है जिसको आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और वो ग्राउंड पे पहुंचा 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब इसमें लिखा है कि जी की वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड होगी, और हमें अज्यूम करना है एयर रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है। देखो, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते तो अपन बोलते 10 से ऊपर गया तो ये टकराएगा भी 10 से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये टकरा तो 9 से रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन तो एयर रेजिस्टेंस ने कर डाला है। अब थ्रू आउट द मोशन, यहाँ से जाके यहाँ तक इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई ग्राउंड टू ग्राउंड, तो ग्रेविटी का वर्क डन था नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन मतलब जो अपनी यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस थी उसका वर्क डन आएगा, जो कि अपन ने चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी से लिख दिया। अब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इतना आया, नेगेटिव में आएगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस की है ना, वो तो नेगेटिव वर्क डन करेगी, हमेशा मोशन के अगेंस्ट रखती है। तो जो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस आएगा वो इतना आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि ये जो यहाँ पे लिखा है ना हमें कि अज्यूम एयर रेजिस्टेंस टू बी यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब जितना वर्क डन एयर रेजिस्टेंस ने नेगेटिवली ऊपर किया होगा उतना ही यहाँ पे नेगेटिव में किया होगा जब वो नीचे आ रहा होगा। तो इस पाथ का वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इस पाथ का वर्क डन, टोटल वर्क डन उसने इतना किया। अब ऊपर जाने में और नीचे जाने में देखो हाइट तो सेम ही ट्रेवल हुई, तो वर्क डन तो सेम किया होगा। तो अगर टोटल 19m/2 था नेगेटिव में, तो एक में कितना हो जाएगा, -19m/4। तो वही चीज़ मैंने लिखवा दी आपको यहाँ। अब जब एसेंट कर रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, -mgh, और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कितना वर्क डन करेगा एसेंट पे, -19m/2। ठीक है, अम, यहाँ पे इसको -19m/4 कर लेते हैं। ठीक है, अपन वरना यहाँ पे थोड़ा सा गलत गया, इसको 19m/4 करेंगे अपन। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 19m/4 जाएगा, और आगे अपन जब इसको प्रोसीड करेंगे तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 4.61। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इसको 19m/4 कर लेना। क्यों? क्योंकि जब एसेंट हो रहा है तब वर्क डन टोटल का आधा हो रहा है, दैट इज 19m/4। तो वो चीज़ यहाँ पे पुट कर देना, और यहाँ पे आप आंसर्स को मैनिपुलेट करके अच्छे से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक बॉडी है जो कि इंक्लाइन प्लेन के डाउन में जा रही है, ठीक है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन जा रही है। आपको स्लोप दे रखा है 37 डिग्री है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरी कर रहा है 0.3x। जहाँ पे जो x है वो डिस्टेंस है विच इज ट्रेवल डाउन द प्लेन बाय द बॉडी। द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड व्हेन। अब देखो जैसे जैसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हो क्या रहा है, ये म्यू बढ़ता जा रहा है। म्यू बढ़ता जा रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जा रही है। देखो फ्रिक्शन तो इधर लगेगी ना, और नीचे एम जी साइन थीटा लगेगी। तो इनिशियली तो क्या होगी, इनिशियली तो ऑब्वियस ही बात है एम जी साइन थीटा बड़ा ही होगा फ्रिक्शन से। क्यों, तो तुम खुद सोचो ना, जब भी डिस्टेंस कुछ ट्रैवल नहीं करेगा तब तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो कितना था म्यू एन। और इनिशियली एक्स इक्वल टू जीरो पे तो म्यू इक्वल टू जीरो है। तो इनिशियली तो एक्सेलरेट करेगा, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, लेकिन कब तक करेगा, जब तक करेगा जब तक एम जी साइन थीटा म्यू एन के बराबर ना हो जाए। क्योंकि एक पॉइंट तो आएगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो बढ़ता जा रहा है, एम जी साइन थीटा तो कांस्टेंट है, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रही है, तो म्यू बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब ये एम जी साइन थीटा और म्यू एन बराबर हो जाएंगे। तो उस टाइम पे जितनी एक्सेलरेशन करवा सकता था करवा देगा, उसके बाद रिटार्डेशन चालू होगी, और एक बार रिटार्डेशन चालू होगी तो वेलोसिटी घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब रीच होगी, जब एम जी साइन थीटा और म्यू एन बराबर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना था। अब देखो एम जी साइन थीटा को म्यू एन को इक्वल कर दिया, और नॉर्मल यहाँ पे क्या था एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा कर दिया। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा आ गई सॉल्व करके। और 1037 कितना हो जाएगा, 3/4। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या लिखी थी, 0.3x। फिर मैंने आगे मैनिपुलेशन करी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। तो 2.5 पे मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाएगी, यानी कि एम जी साइन थीटा म्यू एन के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद म्यू एन बढ़ता रहेगा और एम जी साइन थीटा कॉन्स्टेंट है, तो रिटार्डेशन फेज होगा। तो ये वेलोसिटी घटते 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 रुक जाएगी एक पॉइंट। तो ऐसे ही सवाल प्रोसीड होगा। ओके तो इस वाले क्वेश्चन में देखो बोल रखा है कि एक बॉल है जिसको अपन ने हाई टेस्ट से ड्रॉप किया है ग्राउंड लेवल पे, और लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ई है। तो वो कितनी हाइट तक जंप कर सकता है आफ्टर एन एच जंप। तो देखो आपने किसी बॉल को हाई टेस्ट से ड्रॉप किया, तो जब वो नीचे टकराएगी तब उसके पास कितनी स्पीड हो जाएगी, इतनी स्पीड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी क्या होगी, ई मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो उसके तरीके से अपन ने यहाँ पे अपन ने वी वन निकाल लिया, ई इंटू √2 GH। अब इस ई को अंदर ले जाता हूँ, तो देखो ये 2G और ये बन गया H²। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन आया ना, जैसे आप लिखते हो ना v इक्वल्स टू √2 GH, तो ये जो एच होता है ये होती है हाइट। अब अगर मैंने इसको इस वेलोसिटी से फेंका है ना, तो ये इस हाइट तक जाएगी, मतलब ये H² तक जाएगी। तो जो नेक्स्ट हाइट जाएगी सेकेंड जंप में वो कितनी होगी, H²। इसको आप और तरीके से भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s वाली इक्वेशन डालना साइन कन्वेंशन के साथ, आपको जो s की वैल्यू है H² के बराबर ही मिलेगी, ठीक है। अब ऐसा ही आगे कंटिन्यू होगा, तो अगली बार क्या होगा, v2 इज इक्वल टू e1 हो जाएगा, दैट वुड बी e मल्टीप्लाइड बाय दिस, और फिर इसको अंदर ले जाऊंगा तो ऐसा हो गया। तो मतलब हुआ क्या कि फर्स्ट जंप के बाद जो हाइट आपके पास आ रही है वो आ रही है H²। सेकेंड जंप के बाद करा है H⁴, ठीक है ना, तो मतलब H² की पावर 2। ऐसे nth जंप के बाद क्या होगा, इट वुड बिकम He⁴n। तो अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न बन रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर नीचे 2 की पावर 3 बनेगा, फिर 2 की पावर 4 बनेगा। तो nth जंप में हो जाएगा 2 की पावर n बन जाएगा। तो इस पैटर्न को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि द बॉब मास m ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल एंड देन रिलीज, ठीक है। मतलब यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल तो पकड़ा और तो छोड़ दिया, और बोला कोलाइड कर रहा है इलास्टिकली विद अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। आप पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी व्हाट। तो देखो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है और सेम मास है, तो पहले तो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, वर्क एनर्जी थ्योरम से मैंने क्या निकाल लिया, इस बॉब की वेलोसिटी निकाल ली, नीचे आने पे कितनी होगी, दैट वुड बी √2 GH। अब मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया सिस्टम का, तो मैं मानता हूँ कि इनिशियल तो ये v स्पीड से आ रहा था, बाद में इसकी स्पीड v1 हो गई और ब्लॉक मान लो v2 की स्पीड पे आ गया। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया अपन ने, तो उससे अपने को ये इक्वेशन आ गई। फिर अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ई यूज़ करी, जिसमें ई की वैल्यू 1 पुट करके वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का अपन ने फॉर्मूला लगाया, और उससे क्वेश्चन को डील कर अपने पास ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को ये ऑप्शन मिल गया कि भैया v2 की वेलोसिटी तो v हो जाएगी और v1 रुक जाएगा। तो ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv पर जाएगी, और फिर वैल्यू पुट करी तो इसका आंसर आ गया mg। दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट है बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम ईच आर फायर्ड फ्रॉम अ मशीन गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड। और फिर आगे लिखा है कि इफ द पर्सन फायरिंग द बुलेट्स एवरेज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन दैन द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट विल बी वॉट। तो जैसे मान लो हम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट को एन मान लेते हैं, तो मेरे को जो फोर्स का फॉर्मूला होगा दैट वुड बी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स मेरे को 200 दे रखी है। अब मान लो एक बुलेट का मोमेंटम चेंज आ जाएगा एम बी माइनस जीरो, ठीक है। जब वो छूटी तब उसका मोमेंटम हो गया एम बी और इनिशियली रेस्ट थे तो जीरो। अब बुलेट कितने फायर कर लिए एन, और टाइम कितना लिया 60 सेकेंड। तो बस ये मैंने यहाँ पे एन लिखा, ये टाइम का 60 सेकेंड लिखा, ये मोमेंटम चेंज लिखा, और फिर आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए जिससे एन की वैल्यू आ गई अपनी 300। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शंस विद वेलोसिटी u1 एंड u2 कोलाइड परफेक्टली इनइलास्टिकली द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वुड बी व्हाट। अब देखो u1 और u2 से आ रहे थे, इन इलास्टिकली कोलिजन हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस बचा है। इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो अपन ने यहाँ पे e की वैल्यू जीरो डाल दी, तो उससे हमने यहाँ पे फॉर्मूला में रिलेटिव सेपरेशन और रिलेटिव अप्रोच रखी। तो उससे हमें पता चला कि बाद में जो v2 होगा और जो v1 होगा बराबर हो जाएगा, मतलब ये साथ साथ चलेंगे। तो अपन ने क्या किया, V1 और V2 को कुछ एक वेरिएबल ले दिया V0। फिर मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, उससे मैंने डील किया, तो मेरे को V0 की वैल्यू मिल गई ये वाली चीज़। अब मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ये थी, और फाइनल क्या होगा, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं सेम वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी कितनी है वो इतनी है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब लॉस के लिए मेरे को क्या लिखना होता है, इनिशियल माइनस फाइनल करना होता है, तो वही चीज़ मैंने करी है, और आगे मैंने मैथमेटिकल प्रोसीडिंग्स कर लिया। तो जब मैंने मैथमेटिकल प्रोसीडिंग्स करी तो मेरा जो आंसर है वो आ गया मेरा 1/4m u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल विद वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर सिमिलर स्टेशनरी बॉल। आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉल्स मूव इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन। आफ्टर द कोलिजन देयर स्पीड विल बी व्हाट। देखो कंडीशन मैंने डायग्राम में दिखा दी कि भैया स्टार्टिंग में ये था, फिर बाद में दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन से 30 डिग्री में जाने लग गए अलग अलग वेलोसिटी से। अब इनकी वही स्पीड पूछे हुए, कोलिजन के बाद स्पीड बता दो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं भैया, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स थी नहीं, तो वाई में भी और एक्स में भी मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। तो जब मैंने एक्स वाई में लगाया तो मेरे पास तो ये ऑप्शन आया, और जब मैंने एक्स में आया तो ये ऑप्शन आया। तो इससे मेरे को कोलिजन के बाद उनकी स्पीड पता चल जाएगी। जो स्पीड आई है वो अपनी आई है 5.2 मीटर पर सेकेंड, तो ये अपनी स्पीड आ जाएगी। बस मोमेंटम कंजर्वेशन का यहाँ पे ध्यान रखना है, और आपको साइन कन्वेंशन को अच्छे से फॉलो करना है, आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि अ सॉलिड स्फीयर इज मूविंग एंड इट मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओन रेडियस। आफ्टर कोलिजन कम्स टू रेस्ट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द सेकंड स्फीयर एंड फर्स्ट स्फीयर वुड बी व्हाट। देखो क्या दे रखा है, ये M1 है, M2 है, ये 20 स्पीड से आ रहा है, इसकी स्पीड 0 हो गई। टकराने के बाद क्या हुआ, ये M1 हो गया जो रुक गया, और ये V2 से आगे चल रहा है। अब मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ई की डेफिनेशन करी इलास्टिक कोलिजन है, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब अगर V1 इक्वल्स टू V2 है तो ऑब्वियसली बात है M1 इक्वल्स टू M2 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 है। V1 V2 बराबर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो M1 इक्वल्स टू M2, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड। बस बाद में यहाँ से मैंने रिलेशन निकाली है, रो टू बाय रो वन कैन बी रिटन एज V1/V2। इससे मैंने यहाँ से ऑप्शन निकाला, तो मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मास है, बकेट है, जिसका वेट है आपका 15 kg पानी के साथ, उसको ऊपर खींचा जा रहा है 15 मीटर डीप वेल से। एक होल भी है बकेट में जिसकी वजह से 6 kg जो वाटर है वो बाहर निकलते जा रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा था वर्क डन इन ड्राइंग द बकेट आउट ऑफ द वेल विल बी व्हाट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक मैंने उसको 15 मीटर तक ऊपर खींचा तो 6 किलो पानी निकल चुका है, तो अपन यहाँ पे यूनिफॉर्म वाटर लीक मानेंगे, तो अमाउंट ऑफ वाटर दैट वुड बी लीक पर मीटर ऑफ लेफ्ट वुड बी व्हाट 6/15, ठीक है। 6 kg लीक हुआ और कितनी मीटर्स पे हीट हुआ है 15 मीटर, तो 1 मीटर पे कितना होगा 6/15, मतलब इतना अपने पास लीक पर मीटर आ गया। अब देखो किसी भी एक्स हाइट अगर मैं बेस लेवल से ऊपर जाता हूँ वॉल की, तो उस टाइम पे वाटर कितना प्रेजेंट होगा 15, तो इनिशियल था, माइनस करोगे क्योंकि लॉस हो रहा है, पर मीटर कितना लॉस हो रहा है 0.4, और एक्स मीटर में कितना जाएगा -0.4x। तो यूनिट मेथड लगाया और यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दी। अब जो वर्क डन अपन को पुलिंग में लगाना होगा, बेसिकली वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि जब आप इसको ऊपर खींच रहे हो एफ फोर्स से तो नीचे तो इसको ग्रेविटी लग दी होगी ना, तो आपको ग्रेविटी का ही वर्क डन अगेंस्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मास चेंज हो रही है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो एक वेरिएबल फोर्स की तरह से आएगा, तो उसको मैंने यहाँ से इंटीग्रेशन से लिख दिया।
ये हो गया मास, हो गया जी, और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया 0 से 15 में। अब इसको मैंने ये बताया यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों लगा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि भैया यहाँ पे इंटीग्रेशन अपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो वाटर की अमाउंट है ये वेरिएबल है, ठीक है। तो जो वर्क डन अपन ग्रेविटी का करवाएंगे वो वेरिएबल आ रहा है, तो वर्क डन अगर ग्रेविटी का वेरिएबल है और उसी के अगेंस्ट अपन को वर्क डन करना है, तो अब ऐसी बात है इंटीग्रेशन से आंसर यहाँ पे निकलना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, आगे मैंने लिमिट्स डाली, सॉल्व किया, तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट सवाल है उसमें बोलता है कि आपके पास एक फोर्स है जो कि 30 ग्राम के पार्टिकल में लग रही है, और वो कुछ ऐसा लग रही है कि आपको उसका पोजीशन वेक्टर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो देखो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से आप निकाल सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे एक्स दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करके वी निकालूंगा, और फिर उसको मैं क्या कर दूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करके हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे को पास वर्क डन आ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, और मैंने टी इक्वल्स टू 0 टी इक्वल्स टू 4 वेलोसिटीज़ निकाली है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 सेकेंड लिखा हुआ है, तो टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 4 वाला वेलोसिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे पुट करी है, और आगे मैंने सॉल्विंग करी, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5.28 जूल। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन at the highest point its path with same speed it explodes into two pieces of equal masses, one of the pieces retraces its path, मतलब retraces मतलब वापस पीछे चले गया। और अब पूछा जो बाकी दूसरा पार्ट है उसका क्या होगा। देखो एक्सप्लोजन के टाइम में ना सब चीज़ इंटरनल फोर्सेस से होता है, तो एक्सप्लोजन डी टी टाइम में जाता है, तो ग्रेविटी वाला जो फोर्सेज है उनका तो कोई इम्पल्स आएगा नहीं, और इंटरनल फोर्सेज होगा उनका इम्पल्स एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज एक्शन रिएक्शन पेयर्स होती है। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन की। अब देखो ये दोनों पार्ट इक्वल मासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये तो क्या है, वापस रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। अगर ये वापस रिट्रेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास उल्टी डायरेक्शन में वी कॉस थीटा आ जाना चाहिए, तभी तो रिट्रेस करेगा, सोचो ना। अगर इसके पास वी कॉस थीटा होता तो ये वापस से रिट्रेस करता, क्योंकि टॉप पे सिर्फ वी कॉस थीटा थी आगे, तो ऐसे जा रहा होता। तो अगर इसको पीछे रिट्रेस करना तो इसके पास पीछे की डायरेक्शन में वी कॉस थीटा होना चाहिए। तो ये लॉजिक, तो ये सोचने का था अपना। तो यहाँ पे जब मोमेंटम अपना कंजर्वेशन अपन लगा रहे तो इनिशियल कहता है एम वी कॉस थीटा, फिर जब ये वाला पार्टिकल पीछे जाएगा तो उसका मैंने ये लिख दिया, और ये वाला जो पहला वाला पार्टिकल है ये आगे जा रहा है तो उसका मैंने ये लिख लिया। तो यहाँ तक ये होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बाय डायरेक्शन में मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। भैया अगर रिट्रेस करना है इसको फर्स्ट को पूरा पीछे, तो इसके पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए, वर्टिकल में तो होना ही नहीं चाहिए। बस उधर भी मैंने लगाया तो मेरे को पता चला कि जो ये वाला पार्टिकल था, ठीक है, उसके केस में अपना जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आएगा वो तो जीरो जाएगा, और जो एक्स डायरेक्शन में आएगा वो कितनी हो जाएगी, 3v cos थीटा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पे जो दे रखा है वो ये है कि एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ABCDE, जो कि एंड हो रहा है आपका एक सर्कुलर लूप में रेडियस आर का, और बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है पॉइंट ए से आते हुए, और हाइट ए दे रखी है। अब पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू आर की क्या हो कि सक्सेसफुली आपका लूप कंप्लीट हो जाए। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा हुआ पहले ए और बी के बीच में, ताकि आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाए। वो वेलोसिटी आपको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होगी ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, और उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी उतनी चाहिए, √5g r0, जहाँ पे आर क्या रेडियस होता है। बस मैंने वही चीज़ यहाँ पे करी है। अब अपने को क्या करना था, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, अपन को यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई बी पॉइंट पे, उसको अपने √5g से इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 2r तो डायमीटर है, तो रेडियस तो आर ही हो जाएगा ना। यहाँ पे √5 दिया, इसको √2 दिया, तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है वो ये कि एक वेटलेस थ्रेड है जो कि मैक्सिमम टेंशन जो है 30 न्यूटन की स्टैंड कर सकता है, और उसको अपन ने एक स्टोन से बांध दिया है विच इज़ 0.5 की थी, और उसको एक रेडियस 2 मीटर पे अपन रिवॉल्व करवा रहे हैं। फिर दे रखा है कि अगर जी की वैल्यू ये है तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कब हो सकती है। देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v/r। अब अगर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो मैक्सिमम लीनियर स्पीड चाहिए, और ये मैक्सिमम लीनियर स्पीड कब होती है, जब अपन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन करेगी, तो वेलोसिटी कम होगी, फिर नीचे आओगे तो ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क डन करेगी, टेंशन तो वर्क डन करता ही नहीं है।
तो बेसिकली मैक्सिमम एंगुलर स्पीड के लिए मैक्सिमम एंगुलर स्पीड के लिए मैक्सिमम लीनियर स्पीड चाहिए, जो कि आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट मिलेगी। तो आपको जो मैक्सिमम टेंशन है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो वी की वैल्यू है ये अपन को यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टेंशन जो है यहाँ पे मैक्स यूज़ करवा देना, दैट इज़ 30, और नीचे एम जी। फिर मैं एक इक्वेशन मैंने ये लिख दी इसकी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन। तो जो मेरे पास ओमेगा मैक्स की वैल्यू है वो मेरे पास ये आ जाएगी। फिर आगे बस मैंने मैथमेटिकल कंप्यूटिंग करी, तो जिससे मेरा आंसर आ गया 5, दैट इज़ ऑप्शन नंबर अपना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे अपन को एक सिस्टम दे रखा है, ठीक है, जिसको अपन ने रेस्ट से रिलीज किया है, और इसमें लिखा है एट द इंस्टेंट व्हेन एम हैज़ फॉलन टू अ डिस्टेंस एच, हमें वेलोसिटी ऑफ छोटा एम बताना है। तो देखो, एक तो पहली बात तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से सोचो कि जितनी वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा उतनी वेलोसिटी से ही नीचे आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो सकती है, और जितना ये ऊपर मूव कर रहा होगा उतना ये नीचे मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो नेट वर्क डन होता है टेंशन का वो जीरो होता है, ठीक है। टेंशन जो फोर्स होती है, अगर आइडियल स्प्रिंग है तो वो ना तो किसी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकती है नेट, ना ही किसी को एनर्जी दे सकती है नेट। अगर एक से लेगी तो दूसरे को दे देगी ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं सिस्टम में देखूँ, इसमें लिखा हुआ है व्हेन मास m हैज़ फॉलन थ्रू अ हाइट h, ठीक है। तो अगर ये नीचे h गया तो ये भी ऊपर h गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एक का mgh और एक का माइनस mgh। और यहाँ पे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, देखो सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ, तो अगर एक टाइम पे इसकी स्पीड v हो गई नीचे की तरफ, तो इसकी स्पीड भी कितनी हो जाएगी, v ऊपर की तरफ। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और उस वाली का भी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एक में m, एक में कैपिटल M, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास v की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में मूव कर रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिसको आपने बोल दिया वी नॉट, और आपने लिखा है कि 3/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था और उसकी वजह से 3/4 एनर्जी लॉस हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है टी नॉट टाइम में, तो आपको पूछा कि कोफिशिएंट और फ्रिक्शन बता दो पार्टिकल और ग्राउंड के बीच में। तो देखो, जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगी वो क्या होगी, न्यू एन, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी, ठीक है ना। वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो है ही, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी हो जाएगी। तो इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हो जाएगा आपका म्यू एन। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम टी नॉट में इसने बोला है कि इतनी एनर्जी लूज हो चुकी है, और मैं अगर यहाँ पे लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी लगा दूँ, तो उस केस में देखो क्या हुआ, एम वी नॉट तो इनिशियल मोमेंटम, और टी नॉट टाइम में इम्पल्स आ जाएगी माइनस एफ टी नॉट, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शन, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है वी डैश, तो हो जाएगा एम वी डैश। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, एफ की वैल्यू पुट करूँगा, सब चीज़ करूँगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी ये, सिंप्लीफाई होकर जाएगा ये। तो आपका जो म्यू की वैल्यू आएगी उसको करने के लिए जो तीसरी चीज़ यूज़ करनी है वो है अपन को ये वाली इन्फॉर्मेशन कि 3/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो 3/4 लॉस्ट है, तो इनिशियल कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर। 3/4 लॉस्ट हो गई तो बच कितनी गई, 1/4, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरे को वी डैश की वैल्यू मिल गई। वी डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरे को यहाँ से ऑप्शन का आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, उसको एक स्ट्रिंग से हमने टाई कर दिया जिसकी लेंथ l है, और एक वेरिएबल हॉरिजॉन्टल फोर्स F उस पर अप्लाई कर दी गई है, ठीक है। ये F फोर्स हमने अप्लाई कर दी है, वेरिएबल है, ठीक है। और लिखा है कि ये जो है इसको अप्लाई करके ये ग्रेजुअली इसको इंक्रीज कर रहा है अंटिल ये थीटा एंगल ना बना ले, ठीक है। अब आपको वर्क डन बताना है फोर्स F से। अब देखो यहाँ पे एक जो चीज़ को फोकस करना है वो है ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ग्रेजुअली इंक्रीजेस का मतलब ये होता है कि फोर्स को आपने कुछ इस तरीके से लगाया कि ऑब्जेक्ट बहुत स्लोली चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो ही है हर इंस्टेंट पे, बहुत नेग्लिजिबल वेलोसिटी है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इधर भी वेलोसिटी जीरो है और यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम देखूँ तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ये वाली, वो कितनी हो जाएगी, L1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ पे L होगा तो ये वाली डिस्टेंस L कॉस थीटा होगी, ये टोटल L है, डिस्प्लेसमेंट तो इतनी सी है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, तो यहाँ पे वर्क बाय क्या है, टेंशन है, और यहाँ पे वर्क डन बाय एफ है, वर्क डन बाय ग्रेविटी है, चेंजिंग काइनेटिक जीरो है। अब यहाँ पे टेंशन का वर्क डन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि रेडियल फोर्स है, तो वर्क डन बाय फोर्स जो होगा एफ जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो कि ये।
सिंप्लीफाई किया तो आंसर अपना ये आ गया। नेक्स्ट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम टी एज के इज इक्वल्स टू 4t²। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ एक्सप्रेशन दे रखा है, तो मतलब हाफ एम वी स्क्वायर के साथ रिलेट कर दो, तो यहाँ से आपको वी का डेटा मिल जाएगा टाइम के रिलेशन के साथ। अब फोर्स के लिए अपन को एक्सेलरेशन चाहिए और वी दे रखा है, तो एक्सेलरेशन के लिए इसको एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये आ गया। और फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट टर्म मिल गया। अगर एक्सेलरेशन टर्म कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स एम में होता है, एम तो कांस्टेंट ही रहेगा, ए भी कांस्टेंट, तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी कांस्टेंट, तो फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक ब्लॉक है मास एम का, जिसको हमने दो अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग से अटैच कर रखा है, जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ब्लॉक को हमने राइट में डिस्प्लेस किया है एट अ डिस्टेंस एक्स। अब ये पूछ रहा था स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द मेन पोजीशन विल बी व्हाट। देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। जब मैं इस ब्लॉक को यहाँ से एक्स यूनिट्स खींचूंगा, तो ये वाली जो स्प्रिंग होगी ये इसको पुश करेगी इस तरफ के एक्स में, और ये वाली जो स्प्रिंग होगी ये इसको पुल करेगी के एक्स में, ठीक है ना? ये तो करेगी पुल, ये करेगी पुश, तो नेट फोर्स जो आएगा वो 2 के एक्स आएगा, ठीक है, ड्यू टू बोथ द स्ट्रिंग। अब मैं अगर यहाँ पे आपको बोलूँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो इनिशियली अनस्ट्रेस थी, इनिशियली इसके पास वेलोसिटी थी, तो काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। बाद में क्या होगा, जब इसको मैंने एक्स यूनिट खींच दिया, जब एक्स यूनिट खींच दूंगा तब मेरे पास ये डिफॉर्मिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, ये वैसे एक एसएचएम का केस है, बट अगर मैं आपको इसको थोड़ा समझाना चाहूँ, तो जब आप इसको यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे लाके छोड़ोगे, ठीक है, तो पुश होते 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 जब ये वापस इस मीन पोजीशन पे आएगी, मीन पोजीशन कौन सी होती है, वो पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स 0 है, वो यहीं पे होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं आएगी स्प्रिंग में। लेकिन क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो जब तक ये मीन पोजीशन में वापस आएगा तब तक कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, उसको मैंने लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर, और उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। डिफॉर्म स्टेट में क्या था, जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस टाइम पे आपके पास टेंशन एनर्जी तो आपके पास ये है, और काइनेटिक एनर्जी 0 है, उस टाइम पे वो रेस्ट पे था, ठीक है, मोमेंटरी रेस्ट पे था। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, तो दो स्ट्रिंग हैं, दोनों एक्स से डिफॉर्मेट हो रखे हैं, तो दो स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर तो बाकी मैंने बस यहाँ पे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रखी है, और मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द वर्क डन बाय द टेंशन इन द फिगर व्हेन द बिगर ब्लॉक ऑफ मास एम टचेस द ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे नेट वर्क डन पूछा है, तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो नेट वर्क डन होता है टेंशन का, वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि टेंशन जो है ना, अगर वो एक मासलेस स्प्रिंग एक आइडियल स्प्रिंग में लग रही है, तो जितना एनर्जी एक ब्लॉक से खींचेगी उतना एनर्जी दूसरे को दे देगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी टेंशन टी लग रही है, यहाँ पे भी टेंशन टी लग रही है, स्प्रिंग कंस्ट्रेंट से जितना ही ऊपर डिस्प्लेस होगा उतना ही नीचे डिस्प्लेस होगा, तो इस पे जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा -tx, और इस पे जो वर्क डन होगा वो होगा +tx। तो जो नेट वर्क डन बाय टेंशन होगा ना, वो 0 ही आएगा आपका। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद द पोजीशन एज शोन इन द फिगर, द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट विच पोजीशन। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए आपको, पहली बात तो उस पॉइंट पे फोर्स 0 होना चाहिए। फोर्स किस किस पॉइंट पे 0 है, x1 और x2 पे। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मीन पोजीशन जैसे आप x डिस्टेंस आप डिस्प्लेस कराओगे, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि df/dx की जो वैल्यू है वो <0 होना चाहिए, मतलब स्लोप जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो स्लोप नेगेटिव किस पॉइंट पे है, वो है x2 पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालना था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक ब्लॉक ए है जिसकी मास m है, वो एक वेज बी पे रेस्ट कर रहा है जिसकी मास 2m है, और इंक्लिनेशन मेरे को थीटा दे रखा है, और बोल रखा है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन है बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए डज नॉट स्लिप ऑन बी। लेकिन ग्राउंड और बी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और हमें कंप्रेशन पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये रेस्ट पे है एक तरीके से इक्विलिब्रियम पे, तो हम यहाँ पे अगर इसका डायग्राम बनाएं, तो पहली चीज़ तो इसमें लिखा है कि ए डजन स्लिप ऑन बी, इट मीन्स इट इज इन रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट पे। अब यहाँ पे मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ, तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा और फोर्स की वैल्यू एम जी साइन थीटा हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में तो सारे फोर्सेस बैलेंस करनी है। तो जो रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स आ रही होगी ग्राउंड से, वो क्या हो जाएगा, n² + f² दैट इज इक्वल टू mg।
अब यही नॉर्मल फोर्स और यही फ्रिक्शन फोर्स उस वेज पे भी लगेगा, ठीक है ना। जैसे इस पे ऊपर लग रहा था, इस पे नीचे की तरफ लगेगा एक्शन रिएक्शन से। तो बी भी क्या करेगा, एम जी एक्सपीरियंस करेगा एज अ रिएक्शन फोर्स ड्यू टू एन एन एम इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों का कंपोनेंट ऐसे आता एम जी को इक्वेट करने के लिए, तो इधर भी एम जी इधर ही आएगा। तो बेसिकली अगर हम बी का एफ बी डी देखें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में। भाई अगर मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ तो इसका जो आर और जो आर निकल के आएगा एफ और एन के बीच के, वो तो नीचे आ रहा है एम जी, ठीक है। और इसका खुद का वेट आ रहा होगा एम जी, और एक नॉर्मल लग रहा होगा एन ग्राउंड से। तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई नहीं, तो स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगी नहीं। इसलिए यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स एफ ऑफ 0.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ लोअर ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। द वर्क डन बाय द लोअर ब्लॉक ऑन अपर ब्लॉक, द वर्क डन बाय लोअर ब्लॉक ऑन अपर ब्लॉक फॉर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज। अब देखो यहाँ पे जो ये बोला ना, द वर्क डन बाय लोअर ब्लॉक ऑन अपर ब्लॉक, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है ना, उस फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कितना होगा। क्योंकि देखो जब ये आगे जा रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रही होगी, इस पे फ्रिक्शन आगे लग रही होगी। तो ये जो फ्रिक्शन है बेसिकली इन सरफेस के बीच में आ रही है, तो यही फ्रिक्शन वर्क डन की रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। अब अपन एक केस मानते हैं, हम पहले अज्यूम करते हैं कि इनके बीच में ना स्टैटिक फ्रिक्शन ही ऐड कर रही होगी। अगर हमारा आंसर सही आता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आएगी, तो इसका मतलब हमने अपनी अजम्पशन सही ली थी। अगर उल्टा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड कर रही होगी और रिलेटिव मोशन नहीं रुक पाएगा। तो यहाँ पे एफ एस मैक्स मैंने निकाला इनके सरफेस के बीच में, तो वो आ रहा था मेरा इतना। और फिर मैंने इनके एफ बी डी इक्वेशन लिखी, देखो ये मैंने आपको यहाँ पे बना दिया चीज़ों को। इनके एफ बी डी इक्वेशन लिखी तो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2 है और एफ इक्वल टू 1 लिख दिया। सॉल्व किया तो ए की वैल्यू आ गई 0.5/3, ठीक है। अब इससे मैंने एफ की वैल्यू कैलकुलेट करी और वो जो वैल्यू आई है वो 0.5/3 इंटू 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 अलाउड थी। तो ये चीज़ जो है परमिसेबल है, ठीक है ना। तो हमारी अजम्पशन जो थी वो करेक्ट थी। तो ये चीज़ मैं आपको ऊपर समझा रहा था कि अगर जो हमने अजम्पशन मानी है उससे जो हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम आती तो हमारी अजम्पशन सही चल रही है, अगर ज़्यादा आती तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन से डील कर रहे होते, ठीक है। तो फ्रिक्शन से वर्क डन कितना हो जाएगा 1 kg पे। तो यहाँ पे आप देख लो फ्रिक्शन फोर्स कितना था, इतना था। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 का, ठीक है। तो आपका जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा ऊपर वाले ब्लॉक पे वो हो जाएगा 0.5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा वर्क डन बाय लोअर ब्लॉक ऑन अपर ब्लॉक, मतलब अपर ब्लॉक पे कितना वर्क डन किया इस फ्रिक्शन द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी मास m है, लेंथ l है, उसको एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रख दिया गया है। लेंथ l नॉट जो है वो हैंग कर रहे हैं यहाँ पे, और चेन जो है वो स्लाइड डाउन करने लग गया है। तो हमें बताना है कौन सी स्पीड v होगी जिससे वो नीचे स्लाइड डाउन होगा। अब देखो फ्रिक्शन की यहाँ पे बात करी गई है नहीं, ठीक है। तो मतलब कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेज है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है ही नहीं, सारा कंजर्वेटिव फोर्सेज है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। मैं इस पॉइंट को रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ, और क्योंकि कोई रिजिड बॉडी है तो उसके लिए जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूँगा तो मैं उसका सेंटर ऑफ मास से देखूंगा। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली आपके पास ये पार्ट था जो इससे नीचे लाया है, तो उसको मैंने नेगेटिव साइन से दिखाया, ठीक है। उसका मैंने वेट लिख लिया कितना है m/l इंटू एल नॉट इंटू जी लगा दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, L0/2 पे, ठीक है। क्योंकि एल नॉट लेंथ की रॉड है तो L0/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो वो मैंने ऐसे लिख दिया। अब जब ये पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, वो मैंने हाफ mv² लिख दी टोटल मास के पास। और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे हो जाएगा, कैपिटल L/2 से, तो वो मैंने यहाँ पे माइनस से लिख दिया। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल से नीचे जा रही है इसमें। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा v की वैल्यू ये आ गई। तो आगे तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है वो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है इसमें कि पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी, हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज। अब देखो जो हाइट है ना, जो हाइट है वो आपको हमेशा किससे निकालनी होती है, हमेशा आपको निकालनी होती है ग्राउंड फ्रेम से। तो अगर मान लो किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, जो मान लो ये इनिशियली यहाँ से छोड़ा, ठीक है, हाइट एस थी, किसी सर्टेन डिस्टेंस एक्स पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ये। और इसमें इस पॉइंट पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो 2 times है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को मैं इस रेफरेंस लेवल को 0 मान रहा हूँ, तो इससे जितना भी ऊपर जाएगा वो होगा प्लस में, इससे जितना भी नीचे जाएगा वो माइनस में। तो क्योंकि अपन को हाइट भी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी लेवल में इससे ऊपर की तरफ मेजर कर रहा हूँ,
तो ये वाली हाइट लेंगे पोटेंशियल के लिए, तो और काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वाली चीज़ लेंगे। तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हो जाएगा h माइनस है, दैट इज h/3। ठीक है। अच्छा, इसको बाद में डील करते हैं, पहले यहाँ पे अपन ने काइनेटिक एनर्जी का और उसका रिलेशन लगाया कि 2 टाइम्स है ये, तो उससे मेरे को जो x की वैल्यू है वो ये मिल गई, मतलब x की वैल्यू जो अपनी आई वो 2h/3 आई। तो ग्राउंड साइड पूछोगे तो h माइनस एक्स हो जाएगी, और स्पीड पूछोगे √2gx हो जाएगी। तो यहाँ से आगे मैंने इनको सॉल्व कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज गिवन एज दिस, here u is in joule, x is in meter on positive axis, particle travels up to x equals to +6, choose the correct option। देखो, पहले तो यहाँ से फोर्स निकालते हैं, यहाँ से फोर्स निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये आया। अब देखो ये एसएचएम का केस है, हालांकि सवाल एसएचएम का है, ये थोड़ा आप बाद में डील करोगे तो भी कर पाओगे, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लो। देखो, इसमें मेरे को अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है तो इसको जीरो करूंगा, इसको जीरो करूंगा तो एक्स की वैल्यू जो 2 आएगी उस टाइम पे 4 जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली एक्स इक्वल्स टू 2 जो ग्राफ पे पॉइंट होगा वो मीन पोजीशन होगा। अब ये बोल रहा है ये जाता कहाँ तक है, एक्स इक्वल्स टू +6 पे, मतलब +6 तक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ठीक है, +6 तक ये एक्सट्रीम पोजीशन में आ गया। ऐसे एक ये पॉजिटिव एक्सट्रीम आया, ऐसे एक नेगेटिव एक्सट्रीम आएगा मीन पोजीशन से उतने डिस्टेंस पे। तो x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल टू 6 में 4 यूनिट की डिस्टेंस थी, तो यहाँ से 4 यूनिट पीछे जाऊंगा तो x इक्वल्स टू -2 पे भी नेगेटिव एक्सट्रीम आ जाएगा। तो ये जो है कि ऑन नेगेटिव एक्सिस पार्टिकल ट्रेवल्स अप टू x इक्वल्स टू -2 मीटर, ये सही बात है अपने लिए। ठीक है, क्योंकि ये एसएचएम का केस है, तो जितना आगे डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव एक्सिस में उतना ही पीछे की तरफ भी होता है। और इसमें क्या लिखा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 16 जूल। अब देखो एक्सट्रीम में हमें पता है काइनेटिक एनर्जी देगी 0। ठीक है, और x इक्वल टू 6 पे अपन इस फंक्शन से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, तो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, तो आगे 26। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एसएचएम के केस में कंजर्व होती है। अब इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो जो थी 0 और पोटेंशियल एनर्जी थी 26, तो टोटल जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 26। अब मीन पोजीशन पे क्या होगा, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है मिनिमम और काइनेटिक हो जाती है मैक्सिमम, ये एसएचएम का केस होता है। तो मीन पोजीशन पे अपन को पता चल जाएगी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है वो 16 जूल आ रही है क्या। अब मीन पोजीशन क्या है, x इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये तो जाएगा 0, ये बचेगा 10। ठीक है, ये बच गया 10, ये हो गया 0, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 26। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो कितनी पॉसिबल होगी, 16 आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग पावर प्रोपोर्शनल टू टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन का रिलेशन निकालना टाइम के साथ। देखो, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो प्रोपोर्शनल कोई कांस्टेंट डाल देता हूँ के टी, इसको इक्वल कर देता हूँ dw/dt से। फिर यहाँ से मैं इस dt को उधर लगा के इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, वर्क डन आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन विच इज दिस, तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो वेलोसिटी जो है वो भी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, आपका √t², मतलब √t के। इसको आप मैथमेटिकल मैनिपुलेशन देख लेना, मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किए हैं, ये भी कांस्टेंट था, इसको यहाँ पे पुट किया, एक दूसरा कांस्टेंट लिख दिया, रूट लगा दिया। तो अपन को प्रोपोर्शनलिटी बताना था, तो v किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा यहाँ पे, t के। ठीक है, अब देखो v प्रोपोर्शनल टू t है, तो इसको एक और कांस्टेंट से डिफाइन करता हूँ अल्फा टी। तो यहाँ से अगर मैं इसको dx/dt करके इंटीग्रेट करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी ये, तो x किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, t² के। तो बस सिंपल से इंटीग्रेशन है, और जो भी कांस्टेंट है उनको आप कुछ भी c x y z कुछ भी मान लो, और उस हिसाब से आप उनको इंटीग्रेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 inclined frictionless tracks, one gradual and the other steep at A, from where 2 stones are allowed to slide down from rest, one on each track. Which of the following statements are true? अब देखो इसमें, ये देखो, इसमें बोला है कि एक स्टोन को यहाँ से छोड़ा है, एक स्टोन को यहाँ से छोड़ा है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि जो नीचे है वो सेम टाइम या सेम स्पीड से क्या होगा। देखो, पहली चीज़, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, तो बहुत सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम से दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी। देखो कैसे, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये सेम है, तो दोनों में वर्क डन बाय ग्रेविटी तो mgh आएगा, और दोनों में ½ mv² -0। तो बेसिकली बात क्या बनी, जो v आएगा ना वो √2gh आएगा दोनों की, इसमें तो स्पीड सेम होगी। अब टाइम देखते हैं अपन,
टाइम में देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी इसके पास होगी जी साइन थीटा वन, यहाँ पे होगी जी साइन थीटा टू, ठीक है, क्योंकि थीटा टू थीटा वन से बड़ा है, थीटा टू थीटा वन से बड़ा है, देखो एंगल स्टीपर है, तो साइन थीटा वन जो है वो भी साइन थीटा टू से छोटा होगा, ठीक है। तो ये वाली एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी और ये वाली एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और टाइम के लिए अपन ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, अंडर रूट टू एस अपॉन ए, ठीक है। ये किससे है आपका, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो एक तरफ तो आपका टाइम आ रहा है ये, एक तरफ टाइम आ रहा है ये, अपन को पता है साइन थीटा टू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ बड़ी है, ठीक है। और ये वाली चीज़ बड़ी है, तो बेसिक सिंपल सी जो हमारी बात आती है वो क्या आती है कि जो टी टू होगा वो छोटा हो जाएगा, तो स्टोन सेकंड जो है वो फर्स्ट रीच होगा। और यहाँ पे बात आई है एस टू कैसे निकाला, वो मैंने सिंपल से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन यूज़ करिए, उससे मैंने निकाला। तो आप आराम से मैथमेटिकल मैनिपुलेशन देखो, सब चीज़ लिखिए, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। और रही बात वी की, तो वी को आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी लगा सकते हो, आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपको सेम ही वेलोसिटी मिलेगी एट द बॉटम, चाहे आप इसको वर्क एनर्जी से करो चाहे काइनेटिक की इक्वेशन से करो। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि अ स्कायर वांट्स टू रेस्ट एट अ पॉइंट ए एंड स्लाइड्स डाउन द हिल विदाउट टर्निंग और ब्रेकिंग, ठीक है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, व्हेन ही स्टॉप्स एट बी हिज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज एस, ठीक है। तो ये मान लो ये ए से स्टार्ट किया और आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ ए से स्टार्ट किया, चलते 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 ये बी पे आ गया बी पे। ए की हाइट मान लो एच वन, बी की हाइट मान लो एच टू, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एस, ठीक है। और फ्रिक्शन है तो म्यू भी है। तो यहाँ पे लगेगा तो वर्क एनर्जी का ही थ्योरम, बट यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलॉन्ग एनी आर्बिट्री सरफेस कैसे लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ किसी भी एक आर्बिट्री एंगल पे जो कि थीटा बना रहा होगा टेंजेंशियली, तो फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियली नीचे डाउन लगेगी, वो क्या होगी म्यू एन। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एम जी कॉस थीटा, इसको एक एज ए इंक्लाइन प्लेन ट्रीट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा आपका वो क्या आएगा एम जी कॉस थीटा से करके आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि आप तो इसको ऊपर ले जा रहे हो ना, तो आप तो ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हो, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे अलॉन्ग द इंक्लाइन हो रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट आ गए, एक डी एस कॉस थीटा एक डी एस साइन थीटा। डी एस कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा डी एक्स, क्योंकि सारे क्या है एक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट है। डी एस साइन थीटा को क्या लिखूंगा सॉरी डी वाई, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा एफ डी एस, ठीक है, डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो गया। एफ की जगह क्या लिख दिया जी एम कॉस थीटा और डी एस, और ये माइनस। अब तुमको देखो डी एस कॉस थीटा क्या लिखा था डी एक्स। तो बेसिकली होना क्या है कि आप किसी भी आर्बिट्री सरफेस के अलॉन्ग चल जाओ, अगर आपको फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना है तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काम में आएगी, वही चीज़ यहाँ पे मैंने दिखाई है। तो इसलिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काम आएगी। तो फ्रिक्शन का जब मैं वर्क डन लिखूंगा तब मैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूज़ करूँगा, तो दैट इज माइनस म्यू एम जी एच। और वर्क डन कैसे निकालूंगा ग्रेविटी का, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है एच वन माइनस एच टू, दैट इज इक्वल्स टू एच, सॉरी। तो वो चीज़ अपना अपन यहाँ पे यूज़ की, तो हमें एच की वैल्यू मिल गई म्यू एच के बराबर। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फ्रिक्शन का वर्क डन आप कैसे निकाल सकते हो एक आर्बिट्री सरफेस के लिए, और उसके लिए आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक फिगर है जिसके अंदर एक मास एन दे रखा है, फ्रिक्शन सरफेस पे रिजिड वॉल से कनेक्टेड है, मास लिंक स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इनिशियली स्प्रिंग जो है नेचुरल पोजीशन में, एक कांस्टेंट फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड एफ यहाँ पे दे रखा है, एक्ट कर रही है ब्लॉक पे। अब पूछ रहा है स्पीड क्या होगी ब्लॉक की जब ये डिफॉर्मेशन जो है एक्स हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, जिसमें हमें किस किस का वर्क करना पड़ेगा, फोर्स का और स्प्रिंग फोर्स का। ग्रेविटी और नॉर्मल का तो वर्क बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके वो परपेंडिकुलर हो जाएगी फोर्सेस। तो यहाँ पे एफ कांस्टेंट फोर्स थी तो उसका वर्क डन एफ एक्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिख दिया इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दिया, और यहाँ पे अपन ने ऑपरेट कर लिया, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर करेक्ट आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि टू मासेस एम और टू एम आर अटैच टू टू एंड्स ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग है, इससे दो मासेस अटैच कर रखे हैं। अब लिखा जब स्प्रिंग प्रेस स्टेट में थी तो जो एनर्जी थी स्प्रिंग की वो थी 60 जूल। अब जब स्प्रिंग रिलीज हो जाएगी तो नेचुरल लेंथ पे क्या होगा, तो बेसिकली जब स्प्रिंग रिलीज हो जाएगी तो नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, मानते हो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी जीरो। और
सिर्फ इनके पास वेलोसिटीज रहेगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन से बताऊं तो जब इनिशियली जब ये एकदम टाइटली कंप्रेस स्टेट में था तब सिर्फ ये हाफ के एक्स स्क्वायर बचा था जिसकी वैल्यू थी आपकी 60 और काइनेटिक एनर्जी थी नहीं। बाद में इनके पास आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटीज आ जाएगी जो मैंने ये लिख दी दोनों की। अच्छा, अब देखो क्योंकि कंप्रेस था तो इसमें स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इसमें भी बाहर की तरफ लगेगा, तो इसमें वेलोसिटी इस तरफ आएगी v1, इसमें वेलोसिटी इधर आएगी v2, तो वो मैंने ऐसे लिख दी। अब क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन भी यहाँ पे लगा दिया। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो मेरे को यहाँ पे v1 v2 के बीच में रिलेशन मिल गया। अब दो चीज़ें, एक तो काइनेटिक एनर्जी वन और काइनेटिक एनर्जी टू का सम जो है वो 60 के बराबर आ रहा था, और इनका जो रेशियो है हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर करके लिया तो वो 2/1 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इनका रेशियो भी इनका सम भी है, तो आगे जो है मैंने मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करी तो मुझे दोनों की काइनेटिक एनर्जीज मिल गई। तो जिनमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें ये वाला सवाल है कि एक पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h अपॉन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रिबाउंड्स इफ ई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर रिबाउंडिंग हैज स्टॉप। देखो, देखा जाए तो थ्योरेटिकली तो ये रिबाउंडिंग जो है ना इन्फिनिटी तक जाएगी। देखो ये ब्लॉक आया, टकराया, स्पीड कुछ कम हुई, कुछ कम हट गई, फिर आया, फिर टकराया, फिर आया, फिर टकराया, ये चलता रहेगा। तो हमें इसमें बेसिकली इनफाइनाइट जीपी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो देखो जब सबसे फर्स्ट टाइम जब स्ट्राइक कर रहा है तब क्या वेलोसिटी स्ट्राइक करने पे ये, अब इसके बाद ये स्ट्राइक करने के बाद इसकी क्या वेलोसिटी बच जाएगी ईवी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन से। तो जो वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड है वो ये आएगी। इसको मैंने देखा तो अपने पास ये बना। तो ये जो अंदर है ना एच स्क्वायर, ये नई हाइट हो जाएगी। अब आपको कैसे पता कि भैया अगर ये ईवी से ऊपर जा रहा है तो ये एच स्क्वायर तक जाएगा। आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो आपको पता चलेगा कि जो हाइट अब अचीव होगा वो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले एच आया, फिर एच स्क्वायर आया, फिर आगे करोगे तो एच ई की पावर 4 हो जाएगी। तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगी, स्टार्टिंग में तो एच होगा, उसके बाद क्या है 2s डैश, फिर 2s डबल डैश, फिर 2s ट्रिपल डैश, तो ऐसे चलता जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे इनको इनकी वैल्यूज पुट कर दी ये यहाँ पे पैटर्न्स को नोटिस करते हुए, ई स्क्वायर एच ई की पावर 4 एच ई की पावर 6 ऐसे करते करते तो ये इन्फाइनाइट जीबी बन गया। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, आगे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर लिया और मेरा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें दे रखा है कि एक कार है जिसकी मास m है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट करता है ताकि जो इसमें इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर कर सके वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पी नॉट का है। अब हमें निकालना है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पावर है कांस्टेंट दे दिया पी नॉट, पावर क्या होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो इंटीग्रेशन और डी डब्ल्यू कर दो तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट डी टी का इंटीग्रेशन मतलब पी नॉट टी। वर्क डन किया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये लिख दिया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ जाएगी। तो वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका जाएगा टी की पावर हाफ। ठीक है।